ना, तो वो ज्यादा ट्रेड कर रहा है ऑप्शंस में, और इसीलिए इस क्लासरूम को लेके आने की बहुत जरूरत थी दीपाली। मतलब इस क्लासरूम के जरिए हम उनको समझा सकते हैं कि आप घर बैठे खुद भी आकलन करके ट्रेड ले सकते हैं, खुद अपनी समझ को बढ़ा सकते हैं। प्रकाश गाबा हमारे साथ बने हुए हैं। गाबा जी, इनफैक्ट वीरेंद्र ने तो जैसे कि बताया कि आपका जो ग्राफ रहा है सीएनबीसी आवाज के साथ, वो बहुत लंबा चार्ट है आपका, और ये चार्ट हमेशा अप ट्रेंड में ही रहा है। आप अपनी जर्नी के बारे में इनिशियली क्या कमेंट करना चाहेंगे? आप इतने बड़े टेक्निकल एनालिस्ट हैं, क्या मुश्किल है टेक्निकल एनालिसिस करना या फिर एक टेक्निकल एनालिस्ट बनना? देखिए, ऐसा है कि मेरा ग्राफ आवाज के साथ पहले दिन से ही है। पहला शो मैंने ही किया था, ओपनिंग, और जो सॉफ्ट लॉन्च थी पहले वो भी मैंने की थी। पर्सनली जो मेरा टेक्निकल एनालिस्ट का जो जर्नी है वो करीब 20 साल का है। जितना सीएनबीसी टीवी 18 का है उतना मेरा ही है। सिर्फ 3 महीना लेट मैं आया था सीएनबीसी जब लॉन्च हुआ था, उसके बाद। लेकिन जो मेरा चार्ट स्ट्रक्चर है, जो मैं टेक्निकल एनालिस्ट बना, वो एक मुझे पता भी नहीं था कि टी क्या होता है और ए क्या होता है। टेक्निकल एनालिस्ट का मतलब भी पता नहीं था। इतना मुझे ध्यान था कि मैं मार्केट में खेल रहा था, टिप्स लेकर बाइंग और सेलिंग कर रहा था, और नुकसान पूरा का पूरा कर दिया। तब जाके मुझे एक दिन गुस्सा आया कि जब मैं कोई नुकसान करता हूँ तो सामने कोई कमाता जरूर है। अगर वो कमा सकता है तो मैं क्यों नहीं। इसलिए मैंने स्टडी शुरू की। वो एक किस्मत कहे मेरी अच्छी थी या क्या था, वो स्टडी थी चार्ट वाली, वो है टेक्निकल एनालिसिस। उस समय मैं चार्ट अपने हाथों से पेपर पर बनाता था। जी हाँ, वो एक वक्त था जब चार्ट्स को पेपर पे ड्रॉ किया जाता था। मैंने पहली बार जो चार्ट देखा था ना दीपाली, वो था 2004 में, और उसके बाद चार्ट्स फिर टेक्निकल्स, फिर डेरिवेटिव्स, फिर ऑप्शंस, फिर अब तो न जाने क्या क्या आ गया। प्रकाश, लेकिन एक चीज बताइए, आई थिंक हम सब पहली बार जब चार्ट्स को देखते हैं तो एक चार्ट का मतलब क्या होता है, और टेक्निकल एनालिसिस, इस वर्ड को थोड़ा डिफाइन कीजिएगा। एग्जैक्टली आपने ये अप्रोच पकड़ी कैसे, और एक वर्ड को डिफाइन करना होगा टेक्निकल एनालिसिस को, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, ऐसा है कि मेरा तो एक पता नहीं किसने बताया कि कुछ चार्ट्स होती हैं, इसको देखकर पता पड़ता है कि आप ऊपर इंडिकेटर देख लो, लगा लो तो हो जाता है। उस समय मैं 2000 से पहले की बात कर रहा हूँ, तो 1999 था, 98 था, उस समय की बात कर रहा हूँ, जब मार्केट ने 2587 का एक बॉटम बनाया था सेंसेक्स पर 2500 का, तब की बात कर रहा हूँ मैं। तो तब मुझे लगा कि चार्ट क्या, तो मैंने स्टडी किया। स्टडी क्या है, कुछ नहीं होता, सिर्फ मार्केट में एक टिक सुबह होती है 9:15 बजे, फर्स्ट टिक होती है, और लास्ट टिक होती है 3:30 बजे। उसके बीच में जो सौदे होते हैं वो एक टिक्स कहते हैं उसको, टिक्स। वो टिक्स हाई में जाते हैं, लो में जाते हैं, ओपन होता है और क्लोज होता है तो सिर्फ 4 पैरामीटर। तो ओपनिंग प्राइस ले लेते हैं, क्लोजिंग प्राइस लेते हैं, उस दिन का हाई देख लेते हैं और लो देख लेते हैं, उसको हम कहते हैं बार चार्ट। और बार चार्ट कहते हैं उसको अगर हम आज के क्लोज को कल के क्लोज, पिछले दिन के क्लोज लगा दे तो कहेंगे लाइन चार्ट। अगर इसको अलग विजुअली फॉर्म में देखना है तो हम कैंडल वर्क देखते हैं। लेकिन ये एक कन्वीनियंट टूल हमने अपने आप के लिए बनाया है। मार्केट में जो हो रहा है वो तो खाली सिर्फ सौदे हो रहे हैं, सौदे को हम कैसा फायदा लें, इसलिए हमने उसको चार्ट बनाया है। वो स्टडी को कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। यानी प्राइस की हमने कोडिंग कर दी बेसिकली दीपाली, चाहे वो मंथली चार्ट हो चाहे वो डेली चार्ट हो। हालांकि मंथली, डेली, वीकली, मिनट, टिक बाय टिक सब हम पढ़ेंगे, लेकिन ये कोडिंग है बेसिकली चार्ट। ये मतलब चार्ट की चार्ट कई सारी कैटेगरी होती है, लेकिन जो मैं गावा साहब से पूछना चाह रही थी, पर जो आपने पूछा वो यही कि टेक्निकल एनालिसिस की किसी भी ट्रेड में रेलेवेंस क्या होती है। शायद वो रेलेवेंस ये है कि आपको एक बेहतर एंट्री और एग्जिट पॉइंट मिल जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है वीरेंद्र, आप भी बेहतर समझते हैं कि बेसिकली आगे स्टॉक की चाल कैसी रहेगी ये जज करना उसकी प्रीवियस हिस्ट्री को देखते हुए, मतलब बिहेवियर कैसा रहा है उस स्टॉक का। हमारा भी बिहेवियर होता है ह्यूमन बींग्स का भी, कि अगर वो बीमार पड़ते हैं तो कितने दिन के लिए बीमार पड़ते हैं, अगर स्वस्थ रहते हैं तो कितने टाइम के लिए रहते हैं। सिंपली ये शायद हम चार्ट्स पे भी लागू कर सकते हैं, पर किसी भी स्टॉक प्राइस के मूवमेंट पर। तो इस तरीके से शायद हम डिफाइन कर सकते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस ये होता है। किसी को बोलते हैं एग्जैक्टली ट्रेंड। अब वो 1 मिनट तक रहे, 10 मिनट तक रहे, 6 महीने तक रहे, साल भर तक रहे या 10 साल तक रहे। प्रकाश, थोड़ा सा ट्रेंड को एस्टेब्लिश करिए। लंबी अवधि का ट्रेंड, मीडियम टर्म ट्रेंड, शॉर्ट टर्म ट्रेंड, हर ट्रेंड को आपको क्लासिफाई करना पड़ेगा। आपकी बहुत सारी होल्डिंग्स बहुत लंबे समय की है। मुझे याद है HDFC बैंक, आप ITC पे कमेंट करते हैं, आप बहुत एक पल्सिव ट्रेडर भी हैं।
यू निकले और यू निकल गए, यू एंट्री करी और यू निकल गए। तो थोड़ा सा ट्रेंड्स को एस्टेब्लिश कीजिए, कितने प्रकार के ट्रेंड्स होते हैं? ट्रेंड्स तो बेसिकली ट्रेंड ही होते हैं। हमने अपना टाइम फ्रेम, अपना एक पर्सपेक्टिव लगाने की उसे टाइम फ्रेम दिया हुआ है और हमको ट्रेंड सिर्फ अपने टाइम फ्रेम में ही सोचना चाहिए। टाइम फ्रेम किसी का 10 मिनट का होता है, इसके लिए ट्रेंड अप है शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में, वही ट्रेंड डाउन है हायर टाइम फ्रेम पर, वो भी हो सकता है। तो अपना नजरिया अलग होता है और जो चार्ट देखता है उसका ट्रेंड का पर्सपेक्टिव डेफिनेशन सही होना चाहिए। ट्रेंड को टाइम फ्रेम कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अपना टाइम फ्रेम तय कर लीजिए और उसमें अपना ट्रेंड देखिए। ट्रेंड हो सकता है वीकली ट्रेंड फ्रेम, डेली में होता है, मंथली में होता है, ईयरली में होता है। ट्रेंड 10 मिनट्स में भी होता है, 5 मिनट्स में भी होता है। तो अपना टाइम पर्सपेक्टिव एक बार सही हो जाए तो उसमें ट्रेंड निकालना बहुत इजी है। अगर आपका टाइम फ्रेम कंफ्यूज हो जाता है तो ट्रेंड में तो आप डूब जाएंगे। तो बहुत जरूरी है टेक्निकल एनालिसिस के लिए एक ट्रेंड डिफाइन करना, अपने टाइम फ्रेम डिफाइन करना और वो अपना पर्सपेक्टिव से। मेरे ट्रेंड्स तो कभी कभी सिर्फ 10 सेकंड के भी होते हैं और अच्छा मुनाफा मिल जाता है, लेकिन वो है एंट्री एंड एग्जिट, वो है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग को टेक्निकल एनालिसिस से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, ये दोनों अलग ही बातें हैं। लेकिन गाबा साहब, जब आप ट्रेंड की बात कर रहे हैं, कई सारी कैटेगरी होती है ट्रेंड की, जैसे कि आपने भी कहा भी, अगर कोई ट्रेडिंग भले ही अलग है टेक्निकल एनालिसिस से, लेकिन अगर कोई ट्रेड लेता है या फिर कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो ट्रेंड को जरूर देखता है। तो इस ट्रेंड को देखना कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे ये आकलन करना चाहिए कि हाँ, अगर इस स्टॉक का ये ट्रेंड अच्छा है तो ये स्टॉक बेहतर रहेगा, इस स्टॉक का अगर छोटा ट्रेंड अच्छा है तो ये बेहतर रहेगा, इसको कैसे डिफरेंशिएट आप करेंगे? देखिए, हमने बहुत समय से, जब मैंने शुरू की थी, जो भी किताब पढ़ी, मैंने एक बात तो पक्की देखी थी, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। इसका जो एक इम्पोर्टेंस है, इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर ट्रेंड अप है तो आप शॉर्ट ट्रेड मत लीजिए, क्लियर कट। मैं तो इतनी बात कह सकता हूँ कॉन्फिडेंस के साथ, अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट जाएंगे तो 87% चांस है, 87% रिपीट करूंगा, कि आपकी ट्रेड गलत हो सकती है। तो ट्रेंड के साथ रहना बहुत बहुत जरूरी है। अगर ट्रेंड अप है तो बाय और सेल कीजिए, ट्रेंड डाउन है तो सेल और बाय कीजिए। इतना अहम है, मैं इस बात को नजरअंदाज। और देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ गोल्ड का। गोल्ड का नाम A sip of life to celebrate good health, immunity, daily. हम सुनते हैं आपके दिमाग में ट्रेंड आ जाएगा, अप ट्रेंड। हमारे बाप दादा ने लिया था तब से तेजी है, हमारे पिताजी ने लिया था तब भी तेजी थी, आज भी तेजी और शायद आगे भी तेजी देगी। तो जो प्रकाश ने बात की थी ना कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, उस पर ऐड कीजिए। अगर जब भी आपने डिप आया गोल्ड में, आपने उसको बाय किया, बिल्कुल आप हाँ, तो ट्रेंड इंपॉर्टेंट है। मतलब ट्रेंड का सिंपली जो गाबा साहब ने भी यहाँ पर समझाया कि ट्रेंड होता है कि स्टॉक का मूवमेंट कैसा रहा, उसकी प्रवृत्ति कैसी है, उसने कैसी चाल चली है, ये इसको ट्रेंड हम बोलते हैं। और जब कभी भी आप कोई भी स्टॉक खरीदते हैं तो ट्रेंड के साथ जाना चाहिए, देखना चाहिए कि स्टॉक का मूवमेंट कैसा रहा है, किस प्रवृत्ति का ये स्टॉक है, ये तेजी वाला स्टॉक है या फिर ये मंदी वाला स्टॉक है। लेकिन हाँ, कई तरीके के वीरेंद्र, क्योंकि ट्रेंड होते हैं, वही मैं गाबा साहब से पूछ रही थी कि कैसे ये जज करना लंबी अवधि का ट्रेंड। जब आप लंबी अवधि का इनफैक्ट ट्रेंड करते हैं तो ये शायद मल्टीपल ईयर्स का चाल। यहाँ पे आके हम एस्टेब्लिश करते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस हमने किया, उसके बाद हमने चार्ट्स को पकड़ लिया। चार्ट्स को हम कैंडल्स को, बार्स को और लाइन ग्राफ को बाद में रीड करेंगे, लेकिन यहाँ ये है कि मुझे अपनी ड्यूरेशन तय करनी है एज पर माई कैपिटल। मेरे पास 50 लाख रुपए है तो मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, मेरे पे 10 लाख रुपए है तो मैं 3 महीने के लिए इन्वेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पे 10,000 रुपए है तो मुझे उस 10,000 से ही एंट्री करनी है और 12,000 लेके एग्जिट करना है। यानी मेरा बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेंड है, यानी मैं 10 मिनट चार्ट्स देखूंगा, मैं डेली नहीं देखूंगा। तो इस हिसाब से आपको क्लासिफाई करना। लेकिन जब ट्रेंड की बात आती है ना, तो मोटे तौर पे इसके 3 फेज होते हैं, उनको समझते हैं। प्रकाश, ये टीवी पे हम वर्ड्स का काफी ज्यादा यूज करते हैं, एक्यूमुलेशन, पार्टिसिपेशन और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन। और आई थिंक जब पार्टिसिपेशन कहते हैं उसको एक बहुत अच्छा वर्ड दिया गया है, पब्लिक पार्टिसिपेशन। इन तीनों वर्ड्स को थोड़ा समझाइए, एक्यूमुलेशन, पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड फाइनली डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, ऐसा जो अभी आपने बात की, ये आपने डाउ थ्योरी के बारे में एक वन ऑफ द प्रिंसिपल्स की बात की है, एक्यूमुलेशन, पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मली मार्केट में 3 फेज होते हैं एज पर डाउ थ्योरी।
एक होता है अक्यूमुलेशन। अक्यूमुलेशन इतना होता है, ये एक फेज है जहां पर लोग स्मार्ट मनी एक्यूमुलेट करते हैं स्टॉक। क्यों करते हैं स्टॉक एक्यूमुलेट? डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, क्योंकि एक्यूमुलेट जब डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा मुनाफा नहीं होगा। एक एक्यूमुलेशन फेज होता है, इसका भी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद जो सेकंड फेज शुरू होता है वो है पब्लिक पार्टिसिपेशन, जहां पर पब्लिक आती है और ट्रेड करती है। तो बाइंग और सेलिंग से एक बहुत अच्छा एक अफूह मिलता है। अगर हम बेसिक लॉन्ग टर्म चार्ट की बात करें, ये 2 से 3 साल का लॉन्ग बिल्कुल भी हो सकता है। उसके बाद ये एक्यूमुलेशन जब के बाद एक पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है, फुल ब्लोन हो जाता है, उसके बाद यही स्टॉक डिस्ट्रीब्यूट होता है टू वीकर हैंड्स, फ्रॉम स्मार्ट मनी टू वीकर हैंड्स। इसको जो फेज होता है, इसका भी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग ही, वो है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। ये इरेटिक फेज होता है, लंबा फेज होता है, बहुत वोलेटाइल फेज होता है। इस तीनों फेज के बहुत ही अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसको हम देखकर तय करते हैं क्या हम अक्यूमुलेशन फेज पर है, क्या हम पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज पर है, या हम डिस्ट्रीब्यूशन फेज पर है। इस बार हम फेज आइडेंटिफाई कर लेंगे तो हम अपनी स्ट्रेटजी उसके हिसाब से कर सकते हैं टू मेक मनी इन द मार्केट। अल्टीमेटली बात तो यही है, मार्केट से सिर्फ पैसा बनाना, और कोई हम किसी मकसद से मार्केट में नहीं है। ट्रेडिंग इज ओनली अबाउट मेकिंग मनी एंड नथिंग एल्स। जी प्रकाश ने बहुत खूबसूरत तरीके से कोरिलेट किया इसे। कोई बड़ा नाम आता है ना, मिस्टर झुंझुनवाला ने यहाँ पे एंट्री करी, मिस्टर दवानी ने यहाँ एंट्री करी, तो पब्लिक एंट्री जब वो शब्द का इस्तेमाल होता है ना कि एंट्री कर चुके हैं, याद रखिए एक्यूमुलेशन उससे पहले स्टार्ट हो चुका है। ओके अब आप नाम मिस्टर दवानी का या फिर फिर आया आपका पब्लिक पार्टिसिपेशन। लेकिन याद रखिए पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज में हमको अलर्ट हो जाना है कि अब डिस्ट्रीब्यूशन आने वाला है, तो हमें उस वक्त छोटा सा प्रॉफिट लेकर, जिन्होंने पहले खरीदा है वो शायद अब मुनाफा ले सकते हैं। प्रकाश ने कितना एक बढ़िया टर्म यूज करी, जिसने पहले लिया, जिसने स्ट्रॉन्ग हैंड ने पहले लिया, वो अब वीक हैंड को दे रहा है। तो एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और पब्लिक पार्टिसिपेशन तीनों यहाँ पर गावा साहब ने समझाया। लेकिन गावा साहब शुरुआत में आपने चार्ट्स का जिक्र किया था। अब एक चीज तो हमें क्लियर हो गई कि टेक्निकल एनालिसिस में हम चार्ट्स देखते हैं, ट्रेंड को समझते हैं, लेकिन आपने जो शुरुआत में जिक्र किया लाइन चार्ट, बार चार्ट, कैंडल चार्ट, अब इनकी रेलेवेंस बताइए एक एक करके। लाइन चार्ट से शुरुआत करते हुए कि लाइन चार्ट होता क्या है, इससे हमें क्या मालूम पड़ता है, क्या इंडिकेशन मिलती है? देखिए ऐसा है कि अगर प्रीवियस हर क्लोज हम डेली की बात करते हैं, डेली चार्ट की, अगर हम प्रीवियस क्लोज को और आज की क्लोज से ज्वाइन कर लेते हैं तो एक लाइन बन जाती है, और कल के क्लोज को परसों की क्लोज से ऐड कर देते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं तो लाइन बनती है। तो हिस्ट्री को हम सिर्फ क्लोज को ऐड करते हैं तो एक लाइन बनती है, इसको हम कहेंगे लाइन चार्ट। बार चार्ट जो होता है वो सिंपल ओपनिंग एक जगह पे होती है, हाई और लो होता है, और क्लोज पे राइट पे निकलता है गेट की, उसको कहेंगे लाइन चार्ट। अगर हम विजुअल फॉर्म में देखें तो बढ़िया ये ट्रेंड अप या डाउन है, क्योंकि मैं स्ट्रक्चर पर देख रहा हूँ। स्ट्रक्चर पर मैंने आज तक किसी को समझाया नहीं है जब तक मैं अपनी किताब में, काफी लोग यूज तो करते हैं वर्ड स्ट्रक्चर, लेकिन स्ट्रक्चर का मतलब कुछ अलग ही है। सिर्फ 1 सेकंड लगता है देखने के लिए स्ट्रक्चर पॉजिटिव है या वीक है। तो यहाँ पे 3 चार्ट थे, याद रखिए लाइन चार्ट, बार चार्ट और कैंडलस्टिक चार्ट। जब हम अभी हमें ब्रेक पे जाएंगे दीपाली, और जब ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे थोड़ा कैंडल्स को समझने के लिए। याद रखिए प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, लेकिन जब आप प्राइस में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं, आप उसको आर्ली बेसिस पे एनालाइज करना चाहते हैं, आप उसको मिनट बेसिस पे एनालाइज करना चाहते हैं, तो वहां पे बहुत बहुत कंट्रीब्यूशन होता है कैंडलस्टिक्स का और बार्स का। थोड़ा सा उस पर बात करेंगे और उसके बाद फिर बेस की यानी सपोर्ट की, और उसके बाद थोड़ी सी रेजिस्टेंस की बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेकर तुरंत हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं CNBC आवाज स्पेशल F&O एंड टेक क्लासरूम, और हम आज चर्चा कर रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस की। और अब तक जो चर्चा हुई प्रकाश गाबा के साथ, उससे हमें एक ये सेंस मिला कि टेक्निकल एनालिसिस की क्या रेलेवेंस है, चार्ट्स कितने तरीके के होते हैं, और साथ ही साथ ट्रेंड को जज करना, आइडेंटिफाई करना कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ट्रेड के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए। ब्रेक में जाने से पहले हमने चार्ट्स का जिक्र किया, 3 तरीके के
चार्ट होते हैं, लाइन चार्ट, बार चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट, और वीरेन जैसे कि लाइन चार्ट बताया गावा साहब ने, बार चार्ट और कैंडल चार्ट, अगर इन तीनों में हमें डिफरेंशिएट करना हो या फिर तीनों की अलग अलग रेलेवेंस समझनी हो किसी भी ट्रेड के हिसाब से, तो वो क्या रहेगी? लाइन चार्ट पे आप दिखाते हैं एग्जैक्टली क्या रूप क्या है, ऊपर नीचे दाएं बाएं। थोड़ा सा मैं प्रकाश ने हालांकि अगर आप देखिए सबको समझा दिया है, जरा दर्शकों को समझा देता हूँ कि बार चार्ट क्या होता है। बार को देख लीजिए एक बार जरा, आपकी स्क्रीन पे आएगी बार, एग्जैक्टली लाइन के बाद बार पे आइए जरा। बार में एग्जैक्टली आपको एक वर्टिकल लाइन नजर आएगी, ये चार्ट हो गया। जब आप आइसोलेशन में देखिए बार को, एक वर्टिकल लाइन है, याद रखिए एक ग्रीन बार होगी और एक होगी रेड बार आपकी स्क्रीन पे। ग्रीन बार में जो फर्स्ट लाइन है वो होता है हाई, जो टॉप है नीचे लो, पहला आर्क लेफ्ट साइड होता है ओपन और क्लोज होता है अगर आप देखें ऊपर की तरफ, यानी प्राइस ऊपर क्लोज हुआ। और अगर आप देखें नीचे वो रेड कैंडल है, ओपन कहाँ हुआ, लो क्या था, क्लोज नीचे था, हाई था ऊपर, ये हो गया कैंडल, ये रेड बार हो गया। मतलब जहां आप खुले, आप जहां नीचे गए और फिर जो क्लोज हुए आप ओपनिंग वाले लेवल से नीचे क्लोज हुए, वो रेड बार हो गया। तो अच्छा, फिर आदमी को लगा कि यार थोड़ा सा प्राइस को और समझता हूँ, तो फिर आगे जैपनीज कैंडलस्टिक्स लेके आइए, सीधे कैंडलस्टिक्स पे आइएगा। उसमें क्या था ना कि पहले इंप्रेशन में आप देख के समझ जाते थे कि आज हुआ क्या, उस मिनट में क्या हुआ, उस 10 मिनट में क्या हुआ, उस 20 मिनट में क्या हुआ। एग्जैक्टली ये भी बार की तरह ही होता है, लेकिन इसमें और माइन्यूट, हाँ, इसमें होती है बीच में जो मोटा सा पार्ट आपको नजर आएगा उसे बोलते हैं बॉडी, और जो ऊपर की पार्ट होती है दीपाली उसे बोलते हैं शेडो, जो टिप उसे बोलते हैं शेडो, ठीक है ना। जरा प्लीज उस चार्ट पे आइए। ओपन ठीक ये उसी प्रकार से होगी, ओपन, उसके बाद लो ग्रीन कैंडल में, लेकिन बीच की पार्ट को बोलते हैं बॉडी और ऊपर के पार्ट को बोलते हैं शेडो। तो ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल इसमें आप डिफाइन कर सकते हैं। देखिए ऊपर गया नीचे आया रेड कैंडल्स के सारे, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है डे ट्रेडर्स के लिए। जो रेलेवेंस है कैंडलस्टिक चार्ट की वो डे ट्रेडर्स के हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन चलिए दो ऐसे वर्ड्स हैं जो हर रोज यूज होते हैं, फिर चाहे वो आप इंट्राडे ट्रेड की बात करें, पोजिशनल ट्रेड की बात करें या फिर इन्वेस्टमेंट की बात करें, वो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अगर एज अ लेमैन देखें तो एक चीज समझ में आती है, सपोर्ट मतलब एक ऐसा लेवल शायद जहां पर आकर वो स्टॉक अगर गिर रहा है तो वो उसकी गिरावट थम सकती है, वो रुक सकता है, और रेजिस्टेंस शायद अगर ऊपर चल रहा है तो एक लेवल ऐसा आएगा जहां पर वो आकर थोड़ा सा अटकेगा। तो यूजुअली हम सपोर्ट रेजिस्टेंस इनको मानते हैं, और स्टॉप लॉस और टारगेट को निकालने के लिए इन दोनों लेवल्स की रेलेवेंस होती है। लेकिन काबा साहब सपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि पुराना ट्रेंड कैसा रहा है स्टॉक का, कहां वो अटकता है किस लेवल पे, कहां से वो बाउंस बैक देता है, उसको एज अ सपोर्ट ट्रीट करते हैं। बट क्या एक ही सपोर्ट होता है या कई सपोर्ट्स होते हैं, और उन सपोर्ट्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है? आपने कहा कि पुराना जो सपोर्ट है वहां पर एक सपोर्ट मिलेगा, ये मिथ है, ये एक वहम है, ये बात जरूरी नहीं है। सपोर्ट को इस तरह देखना ही नहीं चाहिए कि प्रीवियस रेजिस्टेंस है तो वहां पर वो रुकेगा, ऐसा कुछ वहां पर थोड़ा सेलिंग इतना है। सपोर्ट का रेलेवेंस ये है, सपोर्ट क्या होता है, सब ऐसी जगह पर होता है जहां पर लगता है कि बाइंग वापस लौटेगी, हमको सिर्फ इस तरह देखना चाहिए। और रेजिस्टेंस क्या चीज है, जहां पर सेलिंग फिर हावी हो जाएगी, जहां से बाइंग और सेलिंग का जो पोलैरिटी है जब चेंज हो जाएगा, सेलिंग बाइंग से ज्यादा आ जाएगी तब वो रेजिस्टेंस हो जाएगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा, और जब बाइंग सेलिंग से ज्यादा हो जाएगी तब वो फेलियर सपोर्ट। ये सपोर्ट निकालने के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग फॉर्मेशंस हैं, और निकालना इतना इजी भी नहीं। हाँ, एक सिंपल रूल जो नॉर्मली हम यूज करते हैं, रॉबिन्स टेक्निकल एनालिस्ट जो नए नए होते हैं तो देख लेते हैं कि प्रीवियस सपोर्ट इज सपोर्ट, प्रीवियस रेजिस्टेंस और अगर ऐसी बात होती तो मार्केट में एक फिक्स ज्योमेट्रिकल मूव में ही चलता, लेकिन मार्केट में एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, प्रीवियस ब्रेकआउट्स मिल जाते हैं, फिर जहाँ कभी रुका नहीं फिर वहां पे लौटता है। तब क्या हुआ, लेकिन वहां पर भी रेजिस्टेंस, तो हमको सिर्फ इस तरह देखना चाहिए, रेजिस्टेंस वो जगह है जहां पर सेलिंग बाइंग से ज्यादा, और सपोर्ट वो जगह है जहां पर बाइंग सेलिंग से ज्यादा हो। बस एक सिंपल तरीके से देखें तो हमारा ट्रेडिंग थोड़ा सिंपल होता है, कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत यानी सपोर्ट आपको बता रहा है कि आपको एंट्री कहाँ करनी है, तैयार हो जाइए, और रेजिस्टेंस आपको ये बता रहा है कि आपको प्रॉफिट्स कहाँ लेने हैं। लेकिन रेजिस्टेंस
टूटने के लिए बनते हैं और सपोर्ट्स भी टूटने के लिए हाँ, बनते हैं। वही मैं बोल रही थी कि और इनफैक्ट विद इन एक चीज और, अगर मार्केट बहुत मंदी के मूड में हो या बहुत तेजी के मूड में हो तो शायद सपोर्ट रेजिस्टेंस की उतनी इंपॉर्टेंस उस पर्टिकुलर डे शायद नहीं होती। हमको लेवल्स को प्रकाश ने बखूबी कहा कि आई मीन वहां पे आपको तैयार होना है, आपको बाजार को जज नहीं करना है, आपको खुद को जज करना है कि मेरा ये एंट्री पॉइंट हो सकता है और ये मेरा एग्जिट पॉइंट हो सकता है। तो बेसिकली एंट्री और एग्जिट पॉइंट को आइडेंटिफाई करने के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज का स्पेशल शो एफएनओ एंड टेक क्लास। एनालिसिस बहुत जरूरी है और उस हिसाब से जो कैंडल्स फॉर्म होती हैं चार्ट पे वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वैरायटी ऑफ कैंडल्स होती हैं जिनका इंडिकेशन अलग अलग होता है। जी देखिए, हमने स्क्रीन पर देखा कि चार्ट एग्जैक्टली होता कैसा है ना। चार्ट को अब बहुत बारीकी से पकड़ते हैं। मेरे स्क्रीन पर एक सीक्वेंस चार्ट आएगा, मैं थोड़ा सा उसे एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जरा सीक्वेंस चार्ट देखते हैं कि एग्जैक्टली अब यहाँ से आगे की हमारी अप्रोच क्या रहेगी। जैसे कि दीपाली ने कहा अभी बेस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। ये देखिए दीपाली, आपके स्क्रीन पे एक सीक्वेंस चार्ट है। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या पढ़ना है। ये स्क्रीन पर आपके एक चार्ट है, ये फुल स्क्रीन पे चार्ट है, लेकिन इसको समझने के लिए विद इन द चार्ट जब आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी पैटर्न्स दिखाई देंगी और पैटर्न से भी पहले एक कैंडल है। सबसे पहले अब यहां से जो हमें अपनी प्रोसेस शुरू करनी है वो है कैंडल को समझना है। कैंडल एक चार्ट का सबसे छोटा भाग होता है। अगर आपने उसको रीड कर लिया, आपने उसको पहचान लिया, तो उसके बाद आपकी पैटर्न को रीड करने की प्रोसेस और पूरे चार्ट को रीड करने की प्रोसेस वो आपको समझ में और आएगी। इनफैक्ट इस इमेज में हम देख भी रहे थे कि जो साइज है कैंडल्स का वो काफी अलग अलग है और अलग अलग तरीके से वो फॉर्म हो रही है। तो शायद उसी को हम समझाएंगे इस शो में। जी हाँ, ये चार्ट है, लेकिन इस चार्ट के 3 टुकड़े हैं, चार्ट, पैटर्न और कैंडलस्टिक्स। अच्छा दीपाली, इससे पहले हमने काफी सारी चीजें पढ़ी। कुछ व्यूअर्स ने कहा था कि जरा एक बार कैंडलस्टिक्स को फिर से समझा दीजिए। थोड़ा कैंडलस्टिक्स को समझते हैं, जरा प्लीज एक बार थोड़ा सा पीछे चलते हैं और हल्का से रिवीजन करके देखते हैं कि कैंडल्स को रीड कैसे करते हैं। उसके बाद आज के हमारे मेहमान होंगे आशीष चतुर्मोता, जिससे हम समझेंगे कि कैंडलस्टिक्स को कैसे स्टडी किया जाना चाहिए और उनकी रिलेवेंस पूरे चार्ट में क्या होती है। जरा प्लीज वो एक बार रिवीजन चार्ट लेके आइए। आपके स्क्रीन पर 2 कैंडलस्टिक्स हैं, याद रखिए, एक है ग्रीन और एक है रेड। ग्रीन वो जिस दिन प्राइस बढ़ा है, ओपन नीचे होता है, ये जो कोना होता है इसका। उसके बाद लो, एग्जैक्टली जो विक होती है, जो पतली से, अगर आप देखिए आपको एक लकीर दिखाई दे रही है नीचे की तरफ, उसका निचला भाग होता है लो। ऊपर की तरफ जो कोने वाला दूसरा एज होता है वो होता है क्लोज। और बिल्कुल उस विक का यानी शेडो का, याद रखिए इस पतली लकीर को बोलते हैं शेडो, ऊपर और नीचे वाली को। शेडो इंट्राडे हाई को रिफ्लेक्ट करती है, लोअर शेडो इंट्राडे लो को रिफ्लेक्ट करती है, और हो गया ओपन और क्लोज। और दूसरी हो गई दीपाली रेड कैंडल, यानी प्राइस नीचे गिरा। ओपन कहाँ हुआ, क्लोज कहाँ हुआ और उसका इंट्राडे लो क्या था और इंट्राडे हाई क्या था। हाँ, तो ये बेसिक कैंडलस्टिक वेरिएंट ने यहाँ पर बताई है। लेकिन जैसे कि हमने पहले भी मेंशन किया कि कैंडल्स के भी अलग अलग पैटर्न्स होते हैं। अब उन पैटर्न्स पर फोकस करते हैं, क्योंकि अगर आपको चार्ट्स को और गहराई से समझना है तो कैंडलस्टिक्स को भी समझना पड़ेगा। आशीष हमारे साथ मौजूद है, पहले उनसे क्विक व्यू इसी पर ले लेते हैं कि अगर ट्रेड करने के लिए चार्ट रीडिंग करनी है तो कैंडल्स को रीड करना कितना इंपॉर्टेंट है, बताइए। बिल्कुल दीपाली, तो देखिए सबसे पहले नमस्कार सभी दर्शकों को। और कैंडल स्टिक जो है, जापानीज कैंडल स्टिक इनको कहा जाता है। ये आज से नहीं, कई सदियों से यूज इसको जो जापानीज ओल्ड टाइम ट्रेडर्स होते थे या पुराने ट्रेडिशनल जो ट्रेडर्स होते थे, इनको यूज करते थे अपने जजमेंट के लिए, कमोडिटीज के प्राइसेस के जजमेंट्स को समझने के लिए। और मुझे लगता है कि आज जब हम देख रहे हैं कि आज भी ये जो इसकी जो थ्योरी है वो उतनी एप्लीकेबल होती है, तो इसको बड़ा सिंपल शब्दों में समझाया जाता है। आप अगर से वहां पे कैंडल स्टिक लगाए होंगे तो इसको मैं कहूंगा कि 2 तरह से इसको रीड करते हैं, या तो ब्लू बार, ग्रीन बार या व्हाइट बार इसको इंडिकेट किया जाता है। इसका मतलब है कि ओपन जो है और क्लोज जो है, अगर से क्लोज जो हायर है वो ओपन से, तो जो बॉडी का शेप बनेगा वो व्हाइट बार का बनेगा या ब्लू या ग्रीन जो आप देना चाहें। और अगर से आपका जो ओपन है वो क्लोज के मतलब जो ओपन है और क्लोज जो है वो ओपन के नीचे है, मतलब कि नेगेटिव डे हुआ है, यानी 100 रुपए का ओपन हुआ है और क्लोजिंग 95 की हुई है, तो उस दिन जो बॉडी बनेगी कैंडल स्टिक की वो रेड बनेगी। उसको हम ब्लैक बार भी बना सकते हैं या रेड बार भी बनाते हैं। तो क्लियरली जब रेड बार बनती है या ब्लैक बार बनती है, उसका मीनिंग है उस दिन मार्केट का जो स्टॉक का प्राइस है वो ओपन से नीचे बंद हुआ है, क्लोज जो है वो ओपन से नीचे हुआ है। और वही
जब हम व्हाइट बार बोलते हैं या ग्रीन बार बोलते हैं तब हम कहते हैं क्लोज जो है वो ओपन से हायर हुआ है, यानी कि उस दिन तेजी के सौदे बाजार के अंदर बने हैं। तो इसी को हम कैंडल स्टिक कहते हैं। जितनी बड़ी आपका कैंडल का साइज होगा वो ये इंडिकेट करता है उतना बड़ा अपमूव उस स्टॉक के अंदर में आया। जितना बड़ा रेड बार देखने को मिलेगा या ब्लैक बार मिलेगा, इतना उसका मतलब है उतनी ज्यादा मंदी उस पर्टिकुलर दिन में उस स्टॉक के अंदर देखने को नजर आई है। जी याद रखिए, अब ये यहाँ से इस कार्यक्रम में जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे पहले कैंडलस्टिक्स को। मैं एक हल्का सा, अगर आप देखें आगे का रोड मैप देता हूँ, फिर हम पढ़ेंगे पैटर्न्स को, उसके बाद हम आएंगे एवरेजेस पे और गैप्स पे। लेकिन यहाँ से अब शुरुआत करता हूं मैं कैंडलस्टिक्स को समझने की। ये कुछ बहुचर्चित पैटर्न्स हैं जिनको हम रीड करते हैं रोज ब रोज, और याद रखिए ये रिवर्सल पैटर्न्स होती हैं, यानी प्राइस एक डायरेक्शन में जा रहा था और सडनली रिवर्स हो गया। आशीष, बेरिश एनगल्फिंग और बुलिश एनगल्फिंग, ये पैटर्न्स मेरे को बहुत पसंद है और सबसे पहले इसको स्क्रीन पे मैं इसलिए लेके आया। थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कीजिए बेरिश एनगल्फिंग और बुलिश एनगल्फिंग को। देखिए, बेरिश इनगल्फिंग का मीनिंग बड़ा सिंपल है। उसको हम जो साइकोलॉजी के टर्म्स में, बाजार को जो बिहेवियर के टर्म्स में समझते हैं, तो उससे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक दिन ऐसा हुआ जब हम देख रहे हैं कि बाजार ने एक अच्छी व्हाइट बार बनाया या ग्रीन बार बनाया, जिसका मतलब है बाजार एक अच्छी खासी तेजी के अंदर बंद हुआ। और उसके अगले दिन हम देखते हैं कि एक ऐसा बार बना जिसने पिछले दिन के जो आपके बार जो पिछले दिन का हाई बना उसके ऊपर स्टॉक खुला, बट जब लो क्लोज हुआ तो कल के जो लोज है उसके नीचे क्लोज हुआ। इसका मतलब है सेकेंड डे जो बार बनी वो एक बहुत बड़ी रेड बार बनी या बहुत बड़ी ब्लैक बार बनी, जिसके अंदर में पिछले दिन की जो बार है वो उसका एक छोटा सा हिस्सा बन गया, और इस सेकेंड बार ने बहुत बड़ा एक रेड आपको मंदी का दिन बनाया, जिसने पिछले पूरे दिन की एक्टिविटी को तो एब्जॉर्ब किया ही किया। उसके ऊपर में हमने देखा सेलिंग प्रेशर आया और जो लो बना वो पिछले दिन के लो से काफी नीचे बना। तो ये इंडिकेशन होता है कि आज जो सेलिंग हुई वो काफी इंटेंस हुई, और इसका मतलब है अब बाजार ने अगर से इसके अगले दिन इस लो को, जो सेकंड डे का जो लो बना जिस दिन काफी सेलिंग हुई, उसको ब्रेक किया, तो इसका मतलब है मंदी जो है वो कंटिन्यू रहेगी और उसको मंदी के तौर पे देखा जाता है। इसको टेक्निकल लैंग्वेज में जापानीज कैंडलस्टिक के अंदर में 2 डे रिवर्सल पैटर्न के नाम से जाना जाता है। इसका अपोजिट भी एग्जैक्टली सेम ही रेप्लिका है। वो चार्ट्स पे इनफैक्ट विजिबल भी है, जो कि आशीष ने समझाया भी कि तेजी हुई, ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई और अचानक से एक रेड कैंडल फॉर्म हो जाती है उससे ज्यादा बड़े साइज की, यानी जो तेजी थी उसको एनगल्फ अब कर रहा है बेयरिश पैटर्न, और शायद अब यहाँ से वीकनेस आ सकती है। सोमवार को जो सेंटीमेंट था उसको मंगलवार ने पूरा समेट लिया एग्जैक्टली इनवर्स सेंटीमेंट के साथ। ये आपकी स्क्रीन पे जो पैटर्न आएगी ना, एक है बुलिश और एक है बेरिश, यानी एक दिन जब पहले बहुत तेजी थी और अगले दिन मंदी ने उसको कवर कर लिया, तो ये एग्जैक्टली अगर आप देखें बेरिश एनगल्फिंग हो गया। तो ये पैटर्न बहुत आसान है लेकिन बहुत स्ट्राइक करने वाली पैटर्न है। इसको चार्ट पे रीड कीजिए, बहुत बेहतरीन पैटर्न है। और सिमिलरली ही बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है, वीकनेस लगातार, उसके बाद एकदम से एक सेशन में तेजी बनी और एक बड़ी ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गई। तो यहाँ भी इंडिकेशन यही मिलता है कि जो पैटर्न है वो रिवर्स हो रहा है मंदी का, और शायद अब बायर्स ने सेलर्स को ओवरशैडो कर लिया है। दोनों ये एग्जैक्टली आपका बायर सेशन था, आपको बड़े सेशन ने अगर आप देखें कर लिया कवर। अच्छा, अब जिस पैटर्न पे आ रहे हैं, एक बहुत बहुचर्चित पैटर्न है बेरिश हरामी बुलिश हरामी। हरामी शब्द का इस्तेमाल एग्जैक्टली जब हम जापानीज कैंडलस्टिक्स को स्टडी करते हैं, जापानीज में लैंग्वेज में इसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रेग्नेंट वुमेन। क्योंकि जब आप इस पैटर्न को देखेंगे तो ठीक ये इसके पैटर्न का रिफ्लेक्शन होता है प्रेग्नेंट वुमेन की तरह। आशीष, इस लैंग्वेज को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन भी होता है, और लेकिन ये बहुत अट्रैक्टिव और बहुत कारगर पैटर्न है। मैं इसको बहुत यूज करता हूं। थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए इस पैटर्न को भी, दोनों पैटर्न्स को संक्षेप में। देखिए, बेरिश हरामी जब हम कहते हैं तो ये एक तरीके का एक बहुत शॉर्ट टर्म इंडिकेटर होता है ये समझने के लिए कि बाजार का ट्रेंड नीचे जाने वाला है या ऊपर जाने वाला है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 3 दिन के डेटा को लेके। पहला दिन जो बना उस दिन एक अच्छी खासी तेजी हुई, यानी कि एक लॉन्ग व्हाइट बार बना, या आप इसको ग्रीन बार समझ सकते हैं। उसके बाद एक सेकेंड डे एक बार बना जिसने ना पिछले दिन के हाई को क्रॉस किया
और ना ही पिछले दिन के लो को क्रॉस किया। एक बहुत ही सीमित दायरे के अंदर में एक स्मॉल ब्लैक कैंडल बना। ब्लैक कैंडल का मतलब उस दिन मंदी हुई, पर मंदी बहुत बड़ी नहीं हुई, यानी जो मंदी थी उसने ना कल के लो को ब्रेक किया और साथ ही साथ हाई तो खैर क्रॉस करने की बात ही नहीं है, बट कल के लो को भी ब्रेक नहीं किया। जब हम इस तरह का पैटर्न देखते हैं और एक ब्लैक बार बनता है, उसके तीसरे दिन अगर से बाजार इस दूसरे दिन के लो के नीचे ट्रेड करने लगे, इसका मतलब है बाजार में शॉर्ट टर्म में सेलिंग प्रेशर आएगा और थोड़ा मंदी और उसका दबाव बनेगा। तब हम क्या करते हैं, जो सेकेंड डे बार बना उसके हाई को स्टॉप लॉस रखकर शॉर्ट पोजीशंस रिकमेंड करते हैं और लो के ब्रेक होते ही, सेकेंड डे के लो को ब्रेक होते ही ये फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस बनाई जाती है, ताकि एक अच्छी खासी डाउन साइड उसके स्टॉक के अंदर में देखने को नजर आ सकती है। इसी तरह से बुलिश आरामी एक बहुत ही सिंपल पैटर्न है। जब आप देखते हो कि एक बहुत बड़ा मंदी का दिन बना और सेकेंड डे में एक छोटी सी वाइट बार बनी, मतलब तेजी हुई, बट तेजी इतनी बड़ी नहीं हुई कि पिछले दिन के हाई को क्रॉस करे। तो हमको ये, हम जब सेकेंड डे में देखते हैं कि एक वाइट बार बना, इसका मतलब है आज कहीं ना कहीं जो ट्रेडर्स थे वो इस स्टॉक के अंदर में कोशिश किए कि पिछले दिन के लो को ब्रेक ना करे और एक स्लाइटली पॉजिटिव क्लोज आज के दिन हुआ। तो जैसे ही थर्ड डे में इस सेकेंड डे के हाई को क्रॉस करते हैं तो तेजी की जाती है और सेकेंड डे के लो को स्टॉप लॉस रखकर ये तेजी मेंटेन की जाती है और तब आप देखते हैं ट्रेंड रिवर्सल होता है और एक शॉर्ट टर्म तेजी आपको बाजार के अंदर देखने को मिल सकती है और इसी पैटर्न को कहा जाता है बुलिश आरामी। तो बियरिश हरामी और बुलिश हरामी आप अगर चार्ट्स देखेंगे और जैसे कि आशीष ने समझाया भी तो बिल्कुल क्लियर है। बेरिश हरामी की बात करें तो लगातार स्टॉक गिर रहा है, अचानक से वो गिरावट रुकी, एक छोटी सी ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई, लेकिन अगले 2 दिनों में उस कैंडल का साइज ग्रीन कलर में ही बढ़ता गया। तो ये एक इंडिकेशन देता है कि शायद अब यहाँ से ट्रेंड जो है वापस ऊपर की तरफ आ रहा है। लेकिन अब एक और कैंडल स्टिक को स्टडी करेंगे, वो है हैमर कैंडल स्टिक, और आपकी स्क्रीन पर हैमर कैंडल स्टिक लाएंगे भी। आशीष से पहले से समझ लेते हैं कि इसके मायने क्या होते हैं। हालांकि कहूंगा कि कल के दिन जो लो बना वो 100 रुपए का बना और आज के दिन जब हमने देखा ओपनिंग हुई तो 96 पे हुई, इसका मतलब कल के लो से नीचे ओपनिंग हुई, पर जब स्टॉक ने पूरे दिन में रिकवरी किया 96 से रिकवरी होते होते हमने देखा स्टॉक 105 106 के लेवल पे जाकर के हाई बनाया और उन्हीं लेवल्स के आसपास जाकर के क्लोजिंग दे दी 105 106 के आसपास। तो एक हैमर पैटर्न बन गया। इसका मतलब है पूरे दिन जो नीचे पे लोअर लेवल्स पे मंदी हो रही थी उसको ट्रेडर्स ने पूरी तरह से एब्जॉर्ब किया, इन्वेस्टर्स ने पूरी तरह से एब्जॉर्ब किया और एक अच्छा खासा रिकवरी, पूरी तरह से रिकवरी हुई और डेज हाई के आसपास जाकर के स्टॉक ने बंद किया। तो ये हैमर का पैटर्न बनेगा और नेक्स्ट डे जैसे ही आप देखेंगे मार्केट उस हैमर के हाई को क्रॉस करेगा तो नई तेजी उस मार्केट के अंदर में ट्रेंड जो है वो रिवर्सल होता है आपको नजर आ। ओके, ये थी हैमर। जल्दी जल्दी 2-3 फॉर्मेशंस को पूरा करते हैं। हैंगिंग मैन, ये आपने बहुत सुना होगा ये शब्द को, हैंगिंग मैन और एक डोजी। टेक्निकल्स में इन 2 पैटर्न्स का बहुत ज्यादा रिलेवेंस होता है, तो याद रखिए कैंडल्स पे हमें फोकस करना है, उसके बिहेवियर को समझ लीजिए, चार्ट्स को समझना आसान हो जाएगा। आशीष, हैंगिंग मैन और डोजी। देखिए इसमें मतलब जो डोजी है, डोजी तो बड़ा सिंपल है कि हम उसके अंदर में ये बोलते हैं कि जो पूरा दिन की जो एक्टिविटी है उसमें हाई लो बहुत सारे बनते हैं, बट जब ओपन और क्लोज है वो एक ही लेवल पे बंद होते हैं। इसका मतलब बायर और सेलर इक्वल स्ट्रेंथ रख रहे हैं। बायर ने अलाउ नहीं किया स्टॉक को नीचे जाने के लिए और सेलर ने अलाउ नहीं किया स्टॉक को हाई के आसपास बंद होने के लिए। ओपन और क्लोज एक लेवल पे बंद हुए, इसका मतलब है कहीं ना कहीं एक इनडिसाइसिवनेस बाजार के अंदर बनी हुई है। नेक्स्ट डे पे जब भी स्टॉक या तो लो को ब्रेक करेगा तो मंदी होगी, हाई को ब्रेक करेगा, इसका मतलब है जो बुल्स थे वो हावी हो गए और मार्केट के अंदर में एक पॉजिटिव मोमेंटम मिलेगा। बट क्लैरिटी इस चीज की रहेगी कि जो डोजी पैटर्न बनेगा वहां ओपन और क्लोज आपका एक जगह पर रहेगा। ओके, ये डोजी थी और हैंगिंग मैन आशीष से एक्सप्लेन करेंगे। हाँ, इसके अंदर में क्या होगा कि आपका जो कैंडल है वो एक बहुत मतलब आप देखेंगे कि एक अच्छा खासा अप ट्रेंड बना, उसके बाद एक गैप अप ओपनिंग जैसी हुई, वहां पर पे स्टॉक ने एक रेड बार बनाया, स्मॉल रेड बॉडी बनाया और उसके बाद में आप अगले दिन
जब इस लो के नीचे ट्रेड करने लगेंगे तो वो हैंगिंग मैन के जैसा दिखेगा, मतलब एक अलग से एक बॉडी ऊपर में नजर आएगी जहां पर उसके आसपास कोई प्राइस पैटर्न नजर नहीं आएगा। यानी 3-4 दिन बाजार में तेजी हुई, 5वें दिन एक ओपनिंग अच्छी खासी हुई, गैप अप ओपनिंग हुई, पर जो क्लोजिंग हुई वो रेड हुई, और 5वें दिन के बाद जब जैसे ही मार्केट इस लो के नीचे ट्रेड करेगा तो वो एक हैंगिंग मैन के जैसा दिखेगा, जो कि मंदी को इंडिकेट करता है। ओके, याद रखिए डोजी में मैं जब इस फिगर को आपके सामने रख रहा था, मैंने स्क्रीन के कोने के भाग पे एक एग्जैक्टली पैटर्न को थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन किया था। जरा डोजी वाला फॉर्मेशन लेके आइए। ये होता है पॉज। हर चीज को पैटर्न्स के मत समझिए, और ये होता है पॉज, यानी प्राइस एक डायरेक्शन में था, गिर रहा था, गिर रहा था, गिर रहा था, लेकिन सडनली मार्केट समझ नहीं पाया पॉज कि अब हम गिर रहे हैं, हमें गिरना चाहिए नहीं चाहिए, हम चढ़ेंगे यहां से या नहीं चढ़ेंगे। तो ये था पॉज दीपाली। अब देख रही हैं, ओपन सेम, क्लोज सेम, हाई वाइल्ड, लो वाइल्ड, ये था पॉज। और उसके दिन, उसके अगले दिन जैसे ही हमने प्रीवियस डे का हाई क्रॉस किया तो तेजी, लो को क्रॉस किया तो मंदी। तो ये कैंडल्स और साथ ही साथ जो इसकी विक है ना, आपकी शेडो, इस पे थोड़ा सा होमवर्क कीजिए आप। बिल्कुल, इनफैक्ट जो चार्ट समझाए जा रहे हैं, आप किसी भी स्टॉक का चार्ट अपने घर पे खोल के देखिए। इन चार्ट जो समझाया जा रहा है आपको इस शो में, उसको अप्लाई कीजिए उन चार्ट्स पर, तब आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। लेकिन एक और कैंडलस्टिक पैटर्न होता है जो कि 3 लाइन स्ट्राइक जिसे बोलते हैं, आशीष से समझ लेते हैं क्योंकि इसकी रेलेवेंस बहुत ज्यादा है और बहुत यूज भी होता है। समझाइए जरा आशीष, 3 लाइन स्ट्राइक पैटर्न जो होता है कैंडल्स में। जी, तो देखिए इसके अंदर में जो पैटर्न की क्लैरिटी है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, इन अ सेंस कि इसको जब ओके, देखिए आशीष अभी शामिल होंगे। 3 लाइन स्ट्राइक दिवाली एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे इसमें क्या है, एक बड़ी वाइल्ड बार है, सेलिंग 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 सेलिंग, 4 दिन से सेलिंग हो रही है। लेकिन पिछले 3 दिन के सेंटीमेंट को एक दिन के देखिए, पिछला मान लीजिए लास्ट जो रेड कैंडल है ये मंडे है, ट्यूसडे को बाजार एक बार फिर से खुला उस क्लोज के आसपास, बिकॉज बाजार डिलेमा में था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। नीचे भी खिसका, उस मंडे के लो को भी वॉलेट किया, लेकिन सडनली कोई ऐसी न्यूज थी, कंपनी का क्लेरिफिकेशन था, या बाजार में कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसी फोर्सेस आई कि उन्होंने पिछले दिन के सारी फोर्सेस को जब मंदड़ी हावी हो रहे थे उनको टेक ओवर कर लिया। तो हमने क्या करा, हमने मंडे के हाई को क्रॉस किया, हमने गुरुवार के हाई को क्रॉस किया, हमने बुधवार के हाई को क्रॉस किया। तो सर्कमस्टेंसेस बिल्कुल बदल गए, इसे बोलते हैं 3 लाइन स्ट्राइक। अच्छे पैटर्न है। एक और पैटर्न है जो कि इंट्राडे में काफी इंटरेस्टिंग होती है, उस पर हम बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेकर तुरंत हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं एफ&ओ टेक क्लासरूम। आशीष चतुर्मोथा बने हुए हैं हमारे साथ आपको समझाने के लिए कि कैंडल्स जो अलग अलग तरीके की होती हैं उनके मायने क्या हैं, क्या रेलेवेंस है चार्ट्स पर। और अब हम बात करेंगे इनसाइड बार कैंडल की, और आशीष से के पास चलते हैं, उनसे समझ लेते हैं कि इनसाइड बार कैंडल क्या होती है, क्या रेलेवेंस है। समझाइए आशीष जो है इनसाइड बार कैंडल के बारे में। जी, तो देखिए इनसाइड बार जो कैंडल है, जैसे हमने पिछले दिन कोई प्राइस की एक्टिविटी थी किसी पर्टिकुलर रेंज के अंदर, और जो सेकेंड डे फॉलो अप जो आपका एक्शन है, वो एक्शन पिछली जो एक्टिविटी है उसके दायरे के अंदर में हो रही। कहने का मतलब कल जो पोजीशन थी उसका लो था 100 का और 105 का हाई था, तो नेक्स्ट डे जो बार बनेगा वो इनसाइड बार बनेगा। कहने का मतलब है जो ओपन और लो है वो इस 105 और 100 के रेंज के अंदर में बनेगा, ना वो ऊपर के हाई को क्रॉस कर रहा है, ना वो लो को क्रॉस कर रहा है, उसको हम इनसाइड बार कहते हैं। इसका मतलब है वहां पर पे अभी भी एक तरीके की इनडिसाइसिवनेस है, और बाजार जो है वो वेट कर रहा है एक क्लियर ट्रेंड का। जब भी इस इनसाइड बार को क्रॉस करेगा तब एक शॉर्ट टर्म तेजी होगी, अदरवाइज मुझे लगता है कि अदरवाइज इसमें जो जनरली देखने को मिलता है कि पिछले दिन का जो लो है जब तक वो ब्रेक ना करे आप उसको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी नहीं क्रिएट कर सकते। साथ ही साथ आप वीरेंद्र बात कर रहे थे 3 लाइन स्ट्राइक की। जी जी जी, तो 3 लाइन स्ट्राइक भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न होता है। इसके अंदर में सपोज आप देखिए कि एक 3 दिन तेजी चल रही है, कहने का मतलब हर दिन जो क्लोज हो रहा है वो पिछले दिन से बेटर क्लोज हो रहा है, और ओपन लो होता है पर क्लोज हायर होता है, ऐसा कंटिन्यूअसली 3 दिन हो रहा है। तो इसको एक तरीके का व्हाइट सोल्जर्स बोलते हैं। तीन व्हाइट डे की बॉडी मिलेगी या ग्रीन डे की बॉडी मिलेगी, और सडनली एक दिन ऐसा आता है कि
एक ब्लैक बार बनेगी जो लास्ट 3 दिन के लोस को हिट कर देगी। इसका मतलब है जो एक ही जो डाउन मूव है वो कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म जो मोमेंटम है उसको ब्रेक करेगा, उसके अंदर वीकनेस क्रिएट करता है और बुल्स की ताकत को थोड़ा कम करता है। तो ये जो 3 लाइन स्ट्राइक होती है इसके अंदर में जो 4th बार बनता है, ऐसे बोलने के लिए ये 3 लाइन स्ट्राइक कहते हैं, बट ये एक्चुअली 4 लाइन स्ट्राइक होता है जिसके अंदर 3 बार जो है वो पॉजिटिव साइड पे बनती है और 4th जो बार होता है उसके अंदर एक सेलिंग प्रेशर आता है और ये सेलिंग प्रेशर इतना इंटेंस होता है कि लास्ट 3 दिन के जो लोज हैं उनको ब्रेक करने की या उसको छूने की पूरी कोशिश करता है। उनको वाले करते ओके याद रखिएगा ये जो हमने पैटर्न पढ़ी थी ना इनसाइड बार कैंडल फॉर्मेशन, ये इंट्राडे में जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो बहुत बहुत कारगर होती है। तो 4 कैंडलस्टिक्स का इंतजार कीजिए, 5वीं कैंडलस्टिक में जहां भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आए तो उसको ट्रेड कीजिए। और इंट्राडे में आशीष, मॉर्निंग स्टार और शूटिंग स्टार, आई थिंक ये 2 ट्रेड्स में और 2 पैटर्न्स और कवर करना चाहता था, जरा थोड़ा सा इनको भी एक्सप्लेन कीजिए। जी देखिए, मॉर्निंग स्टार जो पैटर्न है वो भी अपने आप में बहुत ही एक बढ़िया पैटर्न होता है। इसके अंदर में हम लोग देखते हैं कि जो एक दिन फॉल होती है बड़ी और उस फॉल के बाद नेक्स्ट डे स्टॉक एक छोटी सी बॉडी बनाता है, प्रीवियस डे को लो को ब्रेक करता है, बट क्लोजिंग जो है वो हायर साइड पे देता है। यानी पिछला दिन रेड बार का था, अगले दिन हम खुलते नीचे हैं पर क्लोजिंग एक स्मॉल बॉडी के अंदर में ग्रीन बार की या व्हाइट बार की करते हैं और उसके बाद में नेक्स्ट डे हम आज जो छोटी सी बार बनी थी उसके हाई को क्रॉस करते हैं और पिछले दिन के पहले का जो हाई बना उसको टेस्ट करते हैं। इसका मतलब एक क्लियर